हो रही है ना रिकॉर्डिंग। यस। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे साथ जो है वो हमाद असलम भाई मौजूद हैं जो कि जर्मनी में होते हैं। और ये भी जर्मनी तकरीबन 1 साल इनको हो गया, इन्होंने ट्रैवल किया पाकिस्तान से जर्मनी। इनका भी यूट्यूब चैनल है, बड़ी अच्छी वीडियोस इनकी होती हैं, व्लॉग्स वगैरह भी ये बनाते रहते हैं। और जर्मनी से रिलेटेड जो भी लोग जो है वो जर्मनी जाना चाहते हैं किसी भी वीज़े के ऊपर, वो इनके चैनल विज़िट करके जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बाकी इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम इनसे जो है वो बात स्टार्ट करते हैं। हमाद भाई, सबसे पहले तो क्या हाल है आपका? ठीक है? बहुत अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, कैसा मौसम चल रहा है? सब फिट है? अल्हम्दुलिल्लाह। जर्मनी से जो है वो हम भी ज़्यादा दूर नहीं हैं, करीब ही हैं। तो यूके से हम जैसे कि, तो सबसे पहले तो हमाद भाई ये बताएं कि आप जर्मनी आए कैसे, मतलब क्या प्रोसीजर था, क्या तरीकाकार था? कोई स्टूडेंट वीज़े पे आए, किस वीज़े पे आए, और क्या आपका जो है वो सारा प्रोसीजर था? ओके। अब मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। तो मैं आया हूँ फैमिली रीयूनियन वीज़े पे। फैमिली रीयूनियन वीज़ा ये होता है कि अगर आपकी शादी किसी जर्मन सिटीजन से हो, मतलब आपका पार्टनर जो है वो जर्मन हो, ठीक है, या फिर जर्मन ना हो लेकिन यहाँ पे जर्मनी के अंदर रहता हो, अगर उससे आपकी शादी होती है तो वो पूरा दो दो एक साल का प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू फिर आप आ सकते हैं। बेसिकली आप सब में स्पॉन्सरशिप वीज़ा कह सकते हैं, फैमिली यूनियन वीज़ा कह सकते हैं, फैमिली वीज़ा कह सकते हैं। तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं? जैसे आपने बताया कि 2 इयर्स का प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस जो है वो क्या है, ये ज़रा। अच्छा, हाँ, प्रोसेस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसमें सबसे पहले तो आपको, जब आप पाकिस्तान के अंदर एक शादी करते हैं, ठीक है, तो आपने पहले शादी की, उसकी आपने निकाह रजिस्टर किया, ठीक है, अपने निकाह रजिस्ट्रार में जहाँ पे आपकी शादी होती है, वो आपका एक एक पेपर होता है जो आपका डिजिटल पेपर होता है। एक आपका निकाहनामा होता है जो एक हाथ से लिखा होता है, और एक वो जनरेट करते हैं, ठीक है, कंप्यूटराइज फॉर्म में। एक वो होता है, फिर आपकी बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपकी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट। फिर उसके अलावा बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपकी एम्बेसी की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आप एम्बेसी की वेबसाइट पे जाते हैं, फैमिली रीयूनियन वाला एक आपको नज़र आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट है, जिसमें एक ये भी रिक्वायरमेंट है कि पास A1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए, कि मतलब आपको बेसिक जर्मन आनी चाहिए, कि आप जब यहाँ पे आते हैं आपको पता हो पानी किसी से लेना है, दुकान में जाके कोई चीज़ लेनी है, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको जो है ना, और उसमें और आपकी FRC चाहिए होता है, और बहुत सी ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। आपको मैंने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट बता दिए जिसमें आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट और बाकी चीज़ें चाहिए होती हैं। अच्छा, लैंग्वेज सर्टिफिकेट की आपने बात की, A1, तो ये पाकिस्तान में कौन से इंस्टीट्यूट से लोग जो है वो कर सकते हैं? हाँ, और पाकिस्तान के अंदर जो लैंग्वेज है वो आपको गोथी, एक गोथी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, लाहौर के अंदर भी है, इस्लामाबाद के अंदर भी है, कराची के अंदर भी है, ठीक है। आप किसी भी गोथी इंस्टीट्यूट के अंदर आप अपना एडमिशन, उनकी डेट्स आती रहती हैं, गोथी की वेबसाइट पे जाएं, आपको वहाँ पे डेट्स आती रहती हैं कि जी कब है, कब होंगे, और उसके अलावा आप अप्लाई करते हैं, और उसके बाद उसकी कुछ फीस होती है, वो फीस देते हैं, और उसके बाद आप टेस्ट देते हैं, और टेस्ट के बाद टेस्ट का देने के 1 महीने बाद आपको रिजल्ट मिल जाता है, और साथ आपको सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा हमाद भाई, मुझे जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आपकी ये शादी शायद किसी फैमिली में ही, मतलब कोई आपके रिलेटिव्स होंगे वहाँ पे हुई होगी, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी फैमिली के अंदर ही, मतलब के कजन्स, जो पेरेंट्स के कजन्स के मतलब थ्रू, मतलब आप कह सकते हैं कि दूर पर के नज़दीक पर के, मतलब रिश्तेदार ही आप कह सकते हैं तो जिनमें शादी एक हुई है। एक जो मेरे जैसा बंदा है जिसका कोई जर्मनी में नहीं है और वो जर्मनी शादी करके आना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? वो कैसे कोई बंदा ढूंढ सकता है कि जिससे वो शादी करके जर्मन आ जाए? हाँ, आप आपका क्वेश्चन ये है कि एक बंदा शादी करना चाहता है जर्मनी के अंदर ताकि वो जर्मनी आए, वो उसका क्या प्रोसेस है? उसके लिए आपको, अब ये प्रोसेस तो बड़ा आपने ट्रिकी सवाल पूछ लिया है कि वो बहुत से ऐसे रिश्ते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के। देखो, असल में ना, मैं आपको हमजा भाई एक ऑनेस्ट बताऊं, अब यूके के अंदर भी बहुत सी फैमिलीज हैं, वो प्रेफर करते हैं कि यार कोई पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी कल्चर एक कल्चर
वैल्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो वो ये प्रेफर करते हैं कि ऐसा मतलब पाकिस्तानी हो, यूके के अंदर भी और इस तरह जर्मनी के अंदर भी बहुत सी ऐसी फैमिलीज होती हैं जो कि अपनी औलाद के लिए, अगर लड़का है तो उसके लिए अच्छी लड़की जो पाकिस्तान से ढूंढ रहे होते हैं, और अगर लड़की है उसके लिए अच्छे रिश्ते। तो आपको ऐसे कोई ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जर्मनी के अंदर भी ऐसे एक दो मैंने ग्रुप देखे हैं जिसके अंदर वो मैरिज मैरिज टाइप के, तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो उस ग्रुप के अंदर अक्सर रिक्वेस्ट आई होती है, मैरिज प्रपोजल आए होते हैं, या फिर कोई ऐसी आंटी ढूंढनी पड़े अपने मोहल्ले आसपास में जो कि बाहर रिश्ते करवाती हों, तो उनके पास भी ये प्रोसेस हो सकता है। ये दो जो है ना मैंने आपको बता दिए। अच्छा, इसके लिए जो मुझे जर्मनी में आमतौर पे सुना जाता था कि यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट, तो ऐसा कोई इस फैमिली यूनियन वीज़े के लिए भी ऐसे कुछ चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स चाहिए? नहीं, फैमिली यूनियन के लिए आपको ऐसा कुछ ब्लॉक अकाउंट वगैरह नहीं चाहिए होता, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप अगर आपकी आप सिटीजन से शादी करते हैं, जर्मन सिटीजन से, उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी इजी है। मतलब उसके लिए आपको ये नहीं चाहिए कि आप को कोई बड़ी स्पेस चाहिए, ठीक है। कि अब यहाँ पे जो अगर फर्ज करें कोई जर्मन सिटीजन नहीं है, ठीक है, एक आम बंदा जो यहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, उसको उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि फिर उसने एक जगह मतलब एरिया, स्पेसिफिक एरिया होता है कि 36 क्वाड्रेट मीटर का उसके पास अपार्टमेंट होना चाहिए जिसके अंदर वो अपनी फैमिली को अकोमोडेट करेगा, ठीक है। और उसके पास कोई ब्लू कार्ड हो, या फिर उसके पास कुछ सैलरी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो आके मतलब वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। तो ये इस तरह का जो है वो क्राइटेरिया होता है। लेकिन जो उधर से आ रहा होता है उसके लिए सिर्फ उसका टिकट का खर्चा होता है, और कुछ जो वीज़े की फीस वगैरह होती है, जैसे आपको पता है वीज़े की डॉक्यूमेंटेशन की फीस होती है जो कि हम कंसिडरेशन में नहीं रहते, लेकिन वो भी जो है ना लाख से ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो वो कुछ डॉक्यूमेंट और बाकी चीज़ों की फीसेस होती हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये जैसे आपने बताया कि उसके पास कुछ सेंटीमीटर या मतलब जो भी जितने भी फुट का घर होना चाहिए, तो क्या ये घर रेंट पे भी हो सकता है या अपना हो? देखें हमजा भाई, एक रियलिस्टिक बात की जाए तो अपना तो घर लेने के लिए बंदे को जिंदगी लग जाती है। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान जैसा मुल्क में भी आपको अब अपना घर बनाना पड़े ना, तो बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे पुराने वक्तों में आपके भी माशाल्लाह पेरेंट्स ने घर बना लिया, हमारे पेरेंट्स ने भी घर बना लिया, लेकिन आजकल के दौर में तो पाकिस्तान में भी जो है ना अपना घर मुश्किल है। तो यहाँ पे भी रेंट पे ही आपको जो है ना वो जगह, आपको सिर्फ जगह, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपकी जगह का कि आप उस जगह में रह रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली शो करेंगे आप। चले हमाद भाई, थोड़ा क्योंकि मेरा जो चैनल है वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स देखते हैं, तो हम जो है वो अपनी एजुकेशन की तरफ आते हैं कि अगर कोई बंदा है, कोई स्टूडेंट है, उसने एफएससी की है और वो जर्मनी बैचलर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, या कोई बंदा जो है वो उसने बैचलर्स किया है वो मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहता है, और मैंने जहाँ तक मेरा नॉलेज है यही सुना है कि एजुकेशन जो है वो जर्मनी में फ्री है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इस वजह से अट्रैक्ट भी होते हैं कि यार फीस नहीं है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, टाइम कितना लगता है, पैसे कितने लगते हैं, और कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा काइंडली डिटेल से बताइएगा। अच्छा, हमजा भाई, जैसे कि आपने बताया कि एजुकेशन के हवाले से मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैंने 3-4 इंटरव्यूज़ किए थे डिफरेंट स्टूडेंट्स से ना, तो अब मैं क्योंकि उस फेज पे आया नहीं, लेकिन मैंने जो इंटरव्यूज़ किए थे उसके रिलेटेड मैं आपको थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ कि जो उन स्टूडेंट ने मुझे क्या क्या चीज़ें बताई थी, ठीक है। उन स्टूडेंट से जब इंटरव्यू हुआ था तो बैचलर के हवाले से तो उन्होंने थोड़ा टफ क्राइटेरिया बताया था कि जी बैचलर के अंदर आपको एक तो मुश्किल होता है क्योंकि जर्मनी के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज का। और जो बैचलर के लिए जो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर वो इंग्लिश कोर्सेज नहीं ऑफर करते, ठीक है, ज़्यादातर जर्मन के अंदर होते हैं जो बैचलर्स वगैरह में ऑफर कर रहे होते हैं। तो उसके लिए फिर आपको अच्छी जर्मन आनी चाहिए, और जर्मन एक दुनिया की सबसे टफ लैंग्वेज है, आपको भी शायद नॉलेज हो। तो उसमें फिर आपको B2 लेवल का या C1 लेवल, जिसे आप नेटिव जर्मन कहते हैं, ठीक है, उस तरह की जर्मन के आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और फिर बैचलर के अंदर आपको जो है ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढनी पड़ती हैं, और फिर आपका एडमिशन होता है। अब मैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मास्टर के लिए आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी मैंने यहाँ पे देखे हैं 80 to 90% पाकिस्तानी इंडियन मास्टर्स पे आते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो उनको अट्रैक्ट करती है जर्मनी के अंदर वो फीस नहीं है, ठीक है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी पब्लिक यूनिवर्सिटीज है जिसके अंदर आपकी फीस नहीं है, ठीक है। और इसके लिए आपका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप DAD.de एक वेबसाइट है जिसके अंदर आपकी सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट होती है, और आप उस लिस्ट लिस्ट के अंदर जाएं, अपना डिपार्टमेंट, उसमें एक फिल्टर लगे होते हैं,
ठीक है, फिल्टर लगे होते हैं कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, आपने किस में बैचलर किया हुआ है, आपका जीपीए क्या है, या जो भी आप अपना वो फिल्टर लगाते हैं कि आपको वो फिर आपकी वो यूनिवर्सिटी शो कर देगा, ठीक है, कि आपकी फलां 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 मतलब बर्लिन के अंदर है, फलानी यूनिवर्सिटी है। फिर आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब उस अप्लाई करते हैं, फिर उसमें जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो जो डॉक्यूमेंट है, इसमें आइल्स मोस्ट ऑफ द केसेस में आइल्स चाहिए होता है, ठीक है। आइल्स के अलावा भी यूनिवर्सिटीज है, लेकिन आइल्स चाहिए होते हैं। इंग्लिश इंग्लिश जो 6.5 बैंड होता है, किसी का 6 होता है, ठीक है, आइल्स चाहिए होता है। और फिर ब्लॉक अकाउंट होता है। अब कहा तो जाता है कि एजुकेशन फ्री है, फिर ब्लॉक अकाउंट किस मर्ज की चीज़ है। अब बेसिकली अब जर्मनी के अंदर ये होता है कि एक ब्लॉक अकाउंट 10,500 यूरो का होता है, आजकल थोड़ा महंगा कर दिया, 11,000 समथिंग का है। तो ये ब्लॉक अकाउंट इसलिए होता है कि आप अब जर्मनी के अंदर आ रहे हैं तो आपने यहाँ पे रहना है, ठीक है, आपने यहाँ खाना है, और आते साथ तो कुछ तो लोग ये करते हैं आते साथ जॉब पे, लेकिन जर्मनी इस चीज़ को अपनी नज़र में रखता है कि वो आते साथ हमारे पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक है, वो आते साथ अपने पैसे लाए और अपना खर्चा बर्दाश्त करे, अपना रहने का, खाने का। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप साल के अंदर जो आपने 10,500 है वो आप सारा निकाल लेते हैं, वापस निकाल सकते हैं। वो इस तरह होता है कि आप अगर फर्ज करें यहाँ आते हैं, आते साथ काम शुरू कर देते हैं, तो जो आप उधर से पैसे निकाल रहे होते हैं वो आपके पास सेव हो रहे होते हैं। जो आप बाकी यहाँ के खर्चे हैं वो बेसिकली ये आपने जो ब्लॉक अकाउंट से वो पूरे कर रहे होते हैं। ये मैंने आपको अगली क्वेश्चंस का बता दिया। खैर, तो ये ब्लॉक अकाउंट का जिक्र किया, ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए, और उसके अलावा आपका आइल्स होना चाहिए, और जो उनका बेसिक क्राइटेरिया वो फिलफिल होना चाहिए, तो आप जो है ना यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, जैसे हमाद भाई, क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूट्यूब लोग देखते हैं, या जो लोग बेचारे ज़रा होते भी मिडिल क्लास है, और उनका जो जीपीए है वो भी मिडिल क्लास ही होता है, तो वो ही ज़्यादातर सर्च वगैरह कर रहे होते हैं। तो क्राइटेरिया जीपीए का क्या है यूनिवर्सिटीज़ जो कि जर्मन के अंदर हैं उनमें एडमिशन लेने का? अच्छा, जीपीए का आपने क्राइटेरिया बताया। मैंने जो इंटरव्यू किया था वो लड़का था 2.3 जीपीए वाला, ठीक है। तो मैंने उससे जब कहा, मैंने कहा यू आर द मोटिवेशन फॉर हम्म। द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। हम्म। तो वो कहता है कि यह यहाँ पे असल में हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो 2.3 है, 4 है, जीपीए को एक बुरी नज़र से देखा जाता है। बेशक कुछ ऐसे लोग हैं जिनका रट्टा अच्छा नहीं है, और लेकिन उनके पास वो इस वजह से जीपीए में मार खा जाते हैं, क्योंकि उनका कंसेप्ट बेहतर होता है, या जो भी वट एवर रीज़न है। अब होता ही है कि वो जो जीपीए है वो लेके जर्मनी के अंदर बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे उनका क्राइटेरिया 2 होता है, ठीक है। टू टू मतलब 50 या 55% उनका क्राइटेरिया होता है, वो सर्च करने की बात है, ठीक है। हम बगैर सर्च किए, बगैर कोई अपनी रिसर्च किए, हम पहले ये कह देंगे जी हमारा हो ही नहीं सकता। देखें, पॉसिबिलिटीज हर जगह होती हैं, तो जर्मनी के अंदर भी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। आप DET.DE पे जाएं, वहाँ पे बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आप 2 या 50 या 55% मार्क्स के साथ आप इजीली जो है वो उनके क्राइटेरिया को फुलफिल करके आ सकते हैं। ठीक है। ये भी बड़ा अच्छा आपने बताया, क्योंकि मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं आम तौर पे, क्योंकि आपको पता है हम टू के ही राउंड अबाउट चल रहे होते हैं, कभी टू से एक दो पॉइंट ज़्यादा ले लिए, कभी एक दो कम ले लिए, तो टू के इर्द गिर्द हम चल रहे होते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो जर्मनी वगैरह आना जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात जो है वो कंपेरेटिवली अभी इस टाइम पे तो पाकिस्तान के हालात काफ़ी बुरे चल रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का यही कंसर्न है कि हम किसी तरह जो है ना वो निकलें, और जर्मनी एक, मुझे भी ऐसा लगता है कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आम तौर पे जब मैं भी बाहर आना चाह रहा था तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि जर्मनी। वो उसकी वजह ये थी कि एक तो फीस नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ की जब बात आ गई, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं जर्मनी के अंदर? अच्छा, इसमें आप मुझे जरा क्वेश्चन क्लियर करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज आप फील्ड रिलेटेड जॉब की बात कर रहे हैं या दोनों, मैं पार्ट आप टाइम दोनों जॉब? बताइएगा मुझे कि जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं और जो फील्ड की जॉब्स हैं। अच्छा, मैं आपको आप पार्ट टाइम जॉब्स के हवाले से बता दूं तो पहले, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आते साथ प्रेफर करते हैं कि उन्होंने अपनी फीस जो जो दी होती है, या जहाँ से वो 10,500 जो आपका ब्लॉक अकाउंट होता है वो उन्हें रिकवर करना होता है, तो वो सबसे पहले पार्ट टाइम जॉब करते हैं।
तो पार्ट टाइम जॉब की बात की जाए तो यहाँ पे आपको फूड डिलीवरीज की काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं, ठीक है। फ्लिंक के नाम से, बोल्ट के नाम से, वोल्ट के नाम से बहुत सारी ऐप्स होती हैं जिसके अंदर आप वो इंस्टॉल करते हैं। और आपके अगर वो ऐप्स के थ्रू नहीं मिल रही, आप किसी रेस्टोरेंट पे जाएं, ठीक है, तो पाकिस्तानी, हिंदी, इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे भी आपको जॉब मिल जाती है। इवन दो जर्मन रेस्टोरेंट में भी आपको जो है जॉब मिल जाती है, ठीक है, मतलब एज अ डिलीवरी की बात करें। फिर उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे अमेजोन के वेयर हाउसेज हैं जहाँ पे आपको पैकिंग वगैरह की जॉब मिल जाती है, ठीक है, आप पैकिंग वगैरह करें। फिर यहाँ पे तीसरी किस्म की जॉब होती है वो लोडिंग शोडिंग वाली, थोड़ी मजदूरी वाली जॉब होती है, वो भी लोग करते हैं कि यार वजन उठा लें, मतलब। फिर उसके अलावा हम चौथी बात करें तो यहाँ पे अखबार फेंकने वाली जॉब भी होती है कि लोगों के घर सुबह सुबह 4 बजे उठ के लोगों के घर अखबार देना, ठीक है। और अगर हम पांचवी बात करें तो ये जो चार पांच जॉब्स होगी, और पांचवी आप ये समझ लें कि स्टूडेंट को अक्सर जॉब मिल जाती है, वो जो असिस्टेंट वाली जॉब होती है वो भी पार्ट टाइम लोग करते हैं, जो ईवी टाइप जॉब होती है, लेकिन वो भी हम पार्ट टाइम जॉब में कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपको इस तरह की जॉब्स मिल जाती हैं। अच्छा, इनमें जैसे आमतौर पे वेजेस क्या मिलते हैं? डिफरेंट जॉब के डिफरेंट है या सब के सेम है? नहीं, ऑलमोस्ट क्राइटेरिया देखें, जर्मनी के अंदर पहले क्राइटेरिया ये था कि आपको एज पर स्किल या फिर जितना पुराना बंदा था उसके हवाले से जो है ना वो मिलती थी। लेकिन अब जर्मनी के अंदर एक पिछला जो हमारा जो हम कह सकते हैं पीएम गुजरे हैं, ठीक है, उन्होंने एक रूल पास किया था कि एक एक स्लैब बना दी थी कि आपको घंटे के हिसाब से जो है ना वो इतनी, हर किसी को जो बंदा 10 साल से पिज्जा डिलीवर कर रहा है और जो बंदा कल आके पिज्जा डिलीवर करेगा उसका, क्योंकि काम तो दोनों का सेम है, ठीक है। हम्म। तो अ, अब उन्होंने ये किया कि जो 10 यूरो और 50 सेंट था पिछले महीने, क्योंकि अब चीज़ें महंगी हो रही हैं, आपको पता है हर जगह महंगाई हुई है। तो उन्होंने इसको ओवरटेक करने के लिए अभी जो रिसेंटली जो नवंबर के अंदर, मैं आपको बताऊं, नवंबर 2022 के अंदर जो वेज है वो है 12 यूरो पर और ठीक है। और ये आपको समझ लें कि ये बेसिक बनाया हुआ है। अब बात करें, कुछ लोग 14 यूरो भी ले रहे हैं, कुछ लोग 15 यूरो भी, डिपेंड करता है कि काम कौन सा है, ठीक है। और प्लस फिर अब जो डिलीवरी के काम है इनमें सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आपको टिप मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें फिर आप टिप भी ऐड कर लें, तो फिर आप जो कैलकुलेशन करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट जो है वो उसको पार्ट टाइम जॉब इतने घंटे ला हुआ है इससे ज़्यादा नहीं कर सकता? क्योंकि यूके के अंदर स्टूडेंट को वीक में जो है वो 20 घंटे ला हुआ है। तो क्या जर्मनी में भी ऐसा ही है कि इतने घंटे आपको अलावा है, उससे ज़्यादा करो तो पकड़े जाओगे तो डिपोर्ट, ऐसा कुछ सीन तो नहीं है? देखिए, मेरे नॉलेज के मुताबिक अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे भी आपको एक टाइम अलाउ है। मैं एग्जैक्ट फिगर मुझे याद है कि 20 घंटे या 40 घंटे वीक के अंदर, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्ट मैं आपको कोट नहीं कर सकता, लेकिन ये मुझे पता है कि तकरीबन जो स्टूडेंट्स मुझे मिले, मैंने उनसे पूछा भाई साहब कितना कमा लेते हो, तो उन्होंने जो मुझे रफली फिगर बताया, उन्होंने कहा 800 से 1000 यूरो, ठीक है। तो आपकी जो इनकम है वो तकरीबन आप इतने कमा लेते हो, ठीक है। तो उस लिहाज से ये इतना 20 20 घंटे या 40 घंटे वीक के अंदर, जिसके अंदर पार्ट टाइम जॉब जिसे आप कहते हैं ना, पार्ट टाइम जॉब। फिर वहाँ पे आप थोड़ी सी और एडिशन कर दूं कि यहाँ पे लोग मिनी जॉब भी करते हैं, और एक होते हैं मिनी जॉब, पार्ट टाइम के साथ छोटी मिनी जॉब भी कर लेते हैं, ताकि आपकी वो मतलब दो छोटी जॉब कर सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने बताया कि तकरीबन 800 या 1000 जो है यूरोस एक स्टूडेंट ऑन एन एवरेज मंथली जो है वो कमा लेता है। तो अब इसमें उसकी क्योंकि फ़ीस तो है नहीं है, तो लिविंग एक्सपेंस ही सिर्फ लगेंगे, तो लिविंग एक्सपेंस कितने हैं और साथ सेविंग कितनी हो जाएगी? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें मैं आपको बताऊं कि अब देखें, 800 से 1000 यूरो तो मुझे एक दो ने बताया कि वो इतना महीना कमा लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो पहले साल तो वो कोशिश ये होती है कि वो जो उन्होंने जो ब्लॉक अमाउंट है वो रिकवर कर लिया। अब रिकवर करने के बाद अब उनकी समझ लें कि अपनी कमाई शुरू हुई, ठीक है, क्योंकि उन्होंने फीस तो देनी नहीं है यूनिवर्सिटी को। अब वो 1000 से या जो 1200 यूरो वो कमा रहे हैं उसके अंदर आपका समझ लें कि यहाँ पे जो स्टूडेंट रहते हैं वो 250 या 300 का एक कमरा ले लेते हैं, जो शेयर्ड अपार्टमेंट जिसे कह सकते हैं, मतलब दो दो कमरे। और जो स्टूडेंट ज़्यादातर रहते हैं वो अक्सर स्टूडेंट हाइम्स या स्टूडेंट वोनंग्स बनी होती है। वोनंग्स हमारे यहाँ पे अपार्टमेंट को कहते हैं जर्मन के अंदर। तो यहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे
200-250 आप समझ लें कि आपका रहने का एक बचेगा, ठीक है। उसके अलावा फिर आप वो खाने पीने की ग्रोसरी 100 200 ऑलमोस्ट। मैंने एक दोस्त है मेरे, उस्मान साहब है, वो बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ मेरी अक्सर वीडियोस भी होती हैं। तो उनसे मैंने ये पूछा था, यार भाई कितना खर्चा मंड के भी लगाओ ना तो कितना हो जाता है। तो उसने कहा यार तकरीबन 450 500 यूरो जो है ना, फुल टाइम अगर आप खाना जो है ना घर के अंदर बनाते हो, एक टाइम बाहर भी खा लेते हो, तो कोई थोड़े बहुत अपनी महीने के अंदर अगर आप एक दफ़ा को कपड़े भी ले लेते हो, तो तकरीबन 500 यूरो तक आपका खर्चा हो जाता है। अच्छा, अब पाँच। आप सेविंग के, हम्म। जी जी। जी जी, तो सही। 500 यूरो का आपने मैंने बताया कि इसमें आपको ग्रोसरी होगी और ये सारा कुछ करके रेंट शेंट डाल के आपका खर्चा हो गया। फिर आप बात करें कि सेविंग कितनी हो जाती है, वो डिपेंड करता है कि वही बात है जितना जिस तरह आप अपने आप को मेंटेन रखते हैं। आप कुछ लोग होते हैं जो अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। जब सेविंग 500 यूरो या 300 यूरो या 400 यूरो बच गया, उसमें फिर आपने कैसे डिसाइड करना है कि क्या आपने जाके अच्छी जगह से ब्रांड से शॉपिंग करनी है, ठीक हम्म। है। तो फिर आपकी जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको सेव करते हैं। कहीं पे आप जो है वो ये लगाते हो, या फिर अपनी ज़ात पे लगाते हो, या दोस्तों को खाना खिला देते हो, ये किस तरह, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी सेविंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करूं, तो अगर 500 यूरो भी अगर एक बंदा सेव कर रहा है, तो वो तकरीबन 2 लाख जो है, सॉरी, लाख के करीब जो है वो बन जाता हाँ जी बिल्कुल। आजकल यूरो तकरीबन 212 रुपये का चल रहा है, तो ऑन एवरेज आप 200 रुपये बात करें तो लाख रुपए तक वो सेव कर सकते हैं। है। लाख तक जो है वो सेव कर सकता है, और फीस भी उसने नहीं देनी, और कोई बहुत हार्ड काम भी नहीं है। वीक में 4 दिन 5 दिन काम किया बिल्कुल। तो उसने 2 लाख रुपया सेव कर लिया। यानी एक अच्छी अर्निंग है, यानी ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा हमाद भाई, फिर एक क्योंकि कंक्लूड करते हैं अपनी इस कन्वर्सेशन को, कि अगर कोई जो स्टूडेंट है जो कि पाकिस्तान या इंडिया से जो है वो जर्मनी आ रहा है, तो क्या उसको यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर उसको जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी, क्योंकि तालीम तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर भी हासिल हो जाती है, लेकिन फिर भी आप क्या रिकमेंड करते हैं? क्योंकि ब्लॉक अकाउंट भी पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 20 1 लाख रुपया ब्लॉक अकाउंट में भी रखने के लिए आपके पास चाहिए। तो क्या वो 20 लाख रुपया जो वर्थ इट है लगाना या नहीं? अच्छा हमजा भाई, इसमें मैं एक जेनेरिक सा आंसर तो दे सकता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, ब्लॉक अकाउंट की डिपेंड करता है, 20 से 25 लाख आप जेन में रखें कि इतना आपकी अमाउंट जेन में होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बंदा 20 से 25 लगाता है, लेकिन ये एक किस्म की वन टाइम होती है, ठीक है। आपने दोबारा आप यहाँ पे जो आपने इनकम बनानी है, ठीक है, वो आपने बेसिकली अपनी पास सेव करनी है, ठीक है। आपने दोबारा वो यूनिवर्सिटी को नहीं देनी, ठीक है। और जहाँ तक लाइफ की बात, अगर मैं ओवरऑल बताऊं कि एक बंदा है जो ब्लॉक अकाउंट पैसा लगा के आ रहा है, उसका मोटो क्या है कि यहाँ पे आके क्योंकि अगर पाकिस्तान में एक बंदे का पैसा है तो वो डेफिनेट सी बात है, वो उसको ना पढ़ने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, वो अय्याशी की लाइफ गुजारे। यहाँ पे वही बात है, मिडिल क्लास लोग ज्यादातर आते हैं ताकि यहाँ पे आके थोड़ी अर्निंग करें और अपने आप को यहाँ पे सेटल करें। एजुकेशन एक ब्रिज है, जैसे कि हम्म। हमने पहले वीडियोस में देखा, ब्रिज है जिस वीजे पे वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके अपने आप को सेटल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। और जर्मनी में बहुत से, अगर मैं बात करूँ तो दुनिया का ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया कनाडा और उसके बाद यूके, इनके अलावा अगर बात करें तो सबसे पहले प्रेफरेंस उनकी जर्मनी होती है, क्योंकि इन सब में आपको फीस देनी पड़ती है, लेकिन जर्मनी के अंदर फीस नहीं होती, ठीक है। आपको फर्स्ट अमाउंट देनी होती है। फिर दूसरा, यहाँ पे आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, लेकिन ये है कि आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ ना आए, ठीक है। देखें, एक्सपेक्टेशन हर्ज करती हैं। अब बंदा यहाँ आते साथ कहते हैं मैं यहाँ पे आते साथ यूरो यहाँ पे जाऊंगा तो ये पौधों से निकले होंगे और मैंने साथ तोड़ने हैं। यहाँ पे हम्म। आपकी लाइफ टफ है, यहाँ पे आप रोबोट की तरह होते हैं, आपको खुद मेहनत करके काम करना होता है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करें ना, एक कंपैरिजन की बात कर लें कि यूके में तो, या बाकी कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है जर्मनी के अंदर। इवन आपने अगर किसी शॉप पे जाके कोई चीज़ लेनी है, वो भी जर्मन के अंदर आपको थोड़ी बेसिक आने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको एक शॉप के अंदर एक शॉपकीपर से डील करने के लिए जर्मन की ज़रूरत है, तो फिर आप
खुद अंदाजा लगाएं कि अगर आपने कोई जॉब करनी है, ठीक है, आपने प्रोफेशनल जॉब करनी है, उसके लिए आपको अच्छी लैंग्वेज आना मस्ट है। तो आप ये भी ध्यान में रखें कि आपको एक जर्मन लैंग्वेज, एक अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर यहाँ के लोग थोड़े से कोल्ड होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्योंकि गोरे ज़्यादा होते हैं, इंग्लैंड या बाकी कंट्रीज में ये होते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी रिच अप, जिस तरह यूके के अंदर पाकिस्तानी ज़्यादा है, यहाँ पे तुर्की ज़्यादा है, ठीक है, हम्म। जर्मनी के अंदर। तो यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी थोड़ी कम होती है, ठीक है। और आपको थोड़ा से जर्मन के साथ में खुलना मिलना पड़ता है, लेकिन जर्मन थोड़े कोल्ड नेचर के होते हैं बात। और दूसरी, हम कोल्ड नेचर की इसलिए वजह कहते हैं क्योंकि हमें लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है। एक बंदा है, अब फर्ज करें मुझे लैंग्वेज नहीं आती, मैं उससे बात नहीं करूंगा, वो मेरे से बात नहीं करेगा, तो हम एक दूसरे को ये समझेंगे यार ये दोनों, क्योंकि एक दूसरे लैंग्वेज ही नहीं आती, सबसे हम्म। मेजर चीज़ है। तो ये एक चीज़ है। और अगर आप देखें, आप पाकिस्तान में जैसे आपने बताया कि अगर आप पाकिस्तान में कुछ नहीं कर रहे, आप स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के रिलेटेड भी, तो फिर तो मेरे हाल में जर्मनी इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो। और अगर किसी बंदे की जर्मनी के अलावा पाकिस्तान में अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, यानी वो जो है वो 2-2.5 लाख नहीं तो कम से कम लाख रुपया कमा रहा है पाकिस्तान के अंदर, या इंडिया में जो है वो कोई 50,000 रुपए जो है वो पर मंथ कमा रहा है, तो क्या उसको वो जॉब छोड़ के जर्मनी आके सेटल होना चाहिए? हमजा भाई, मैं तो इस हक में हूँ। देखें, जो पाकिस्तान के अंदर जॉब मैंने भी की है, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो समझे आप हर वक्त सूली पे लटके हुए हैं, ठीक है। क्योंकि कभी भी आपको वो ये कहेंगे कि भाई 2 लाख के, मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनकी 8 लाख 10 लाख तनख्वाह, उनको भी अगले दिन फायर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी सरकारी जॉब है, अच्छे कमा रहे हैं, फिर तो लाइफ इज सेट। अगर आपकी सरकारी नहीं है, प्राइवेट जॉब है, लाख की है, 1.5 लाख की है, तो फिर आपको रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। लाइफ के अंदर रिस्क लेना चाहिए, और हमेशा बंदा जो ये कोशिश करता है कि फॉर द बेटरमेंट आपको जो है वो निकलना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात यह कि इट्स नॉट अबाउट द मनी, आपको जो एक्सपोजर मिलता है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर आपको ऐसा एक्सपोजर नहीं मिलता। आप बाहर निकलते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलते हैं, और एक तो एक्सपोजर मिलता है। और जर्मनी की सबसे बेस्ट बात पता है आपको क्या है, कि आप पूरे यूरोप के अंदर घूम सकते हैं, ठीक है। मतलब पूरा यूरोप, आप इटली में, इटली के अंदर भी गया हूँ, और यहाँ जर्मनी के अंदर भी 6-7 जो है ना सिटीज घूमे हैं। तो आपको अगर ट्रैवलिंग का शौक है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको नारायण का गान जाने के लिए भी जो है ना टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। बीच में आपको आपको पता है कि बीच में छुट्टियां आती हैं, और फिर आप डिफरेंट, पूरा यूरोप इसके साथ कनेक्टेड है। तो अगर मेरी सजेशन ली जाए कि आपको आना चाहिए, तो मैं कहता हूँ अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो इट्स नॉट अबाउट द मनी। आप यहाँ पे आके पैसे भी अच्छे कमाएंगे, और लेकिन पाकिस्तान में आप सेविंग नहीं कर सकते, ठीक है। आप जो 1.5 लाख लाख रुपए का रहे हैं, हमजा भाई आप मेरे से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इतने हालात हैं कि आपकी, आप बेसिक अपनी, क्योंकि देखें पाकिस्तान के अंदर आपने बच्चों की एजुकेशन की फीस देनी है, अगर आप खुद पढ़ रहे हैं आपने एजुकेशन फीस देनी है, हॉस्पिटल के खर्चे, बाकी खर्चे, हर चीज़ के आपने पैसे देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह बच्चों की गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करती है, ठीक है। और उसके बाद आपके बच्चों की कोई फीस नहीं होती यहाँ पे। और स्कूल का जो क्राइटेरिया है, प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल सब एक ही जगह पढ़ते हैं। मिनिस्टर का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ा होगा जिसमें आपका बच्चा पढ़ा, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन का स्टैंडर्ड एक किया हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें आप अगर जहन में रखें, तो मेरे ख्याल में अगर आप लाख रुपया भी, 1.5 लाख रुपया, मैं कहता हूँ 2 लाख रुपये भी कमा रहे हो, तो आपको एक दफा रिस्क लेके आना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा आजकल, जो हम बात करें ना, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं। मैंने सुनने में आया कि यार एक लड़का है, उसकी 1.5 लाख तनख्वाह थी, और मेरी अपनी कंपनी में जब कोरोना आया था, कोई हमने 200 बंदे फायर हुए थे, ठीक है। और अभी अभी सुना है कि उस कंपनी ने 100 और बंदा फायर किया है। तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो ये है कि कोई आपका लेबर कोर्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि एक दिन आप आते हैं कंपनी, उसके बाद आप जो है फायर हो जाते हैं। तो यहाँ पे उस तरह देखा जाए तो जॉब सिक्योरिटीज के अलावा, अगर आपको यहाँ से किसी कंपनी में आप काम करते हैं, अगर आपको निकालते भी हैं, तो कोई आपका स्टैंडर्ड होता है, आपको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप इस चीज़ को रखा जाए। और जो बेस्ट चीज़ है एक्सपोजर। तो आप एक दफ़ा, आपको ये पता है कि जब आप जाते हैं आपका माइंड ही चेंज हो जाता है, आप टोटली हम्म। डिफरेंट एंगल से दुनिया को देखते हैं कि यार अच्छा ये भी चीज़ें हैं, तो आपकी आंखें खुल जाती है। तो मेरे हाल में तो हर बंदा जो पाकिस्तान के अंदर बैठा है, एक दफ़ा उसको लाइफ के अंदर इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहिए, और यूरोप या किसी भी
कंट्री में लाजमी आना चाहिए। तो महत भाई माशाल्लाह बड़ी अच्छी जो है हमारी ये आज की डिस्कशन रही, बड़े डिटेल में आपने बताया सारी चीज़ें। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को क्लियर होगी होंगी। तो बाकी अगर किसी के माइंड में, किसी स्टूडेंट के माइंड में कोई और भी क्वेश्चन आया तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछें। तो हमाद भाई मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ ये हमने बैचलर्स इकट्ठे किया था, तो हम दोबारा भी पॉडकास्ट कर लेंगे ताकि हम उसमें मज़ीद जो है वो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ले लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मज़ीद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। चल जानी, रेस्ट कर। तो सही हो गया, इसको सेव